प्राचीन भारत धन, ज्ञान और सांस्कृतिक रंगों से भरा देश अपने लंबे और शानदार इतिहास में कई साम्राज्यों और विजेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा। पश्चिम में फारसियों से लेकर उत्तर में हूणों तक विदेशी आक्रमणों की लहरों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे इसका राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक ताना-बाना और सांस्कृतिक पहचान आकार पाई। यह निबंध प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणों के आकर्षक इतिहास में तल्लीन करता है, उनके कारणों, परिणामों और उनके द्वारा छोड़ी गई स्थायी विरासत की खोज करता है। ये आक्रमण केवल सैन्य विजय नहीं थे, ये जटिल ऐतिहासिक प्रक्रियाएं थीं, जिनमें विविध संस्कृतियों, विचारधाराओं और सैन्य रणनीतियों के बीच परस्पर क्रिया शामिल थी। जहां कुछ आक्रमणों के परिणाम स्वरूप व्यापक विनाश और उथल-पुथल हुई, वहीं अन्य के कारण सांस्कृतिक आदान-प्रदान, तकनीकी प्रगति और नए राजवंशों और साम्राज्यों का उदय हुआ। इन आक्रमणों की विस्तार से जांच करके हम उन ताकतों की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं जिन्होंने प्राचीन भारत और व्यापक दुनिया में उसके स्थान को आकार दिया। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणों का अध्ययन भारतीय समाज के विकास और बाहरी चुनौतियों के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारतीय शासकों की ताकत और कमजोरियों, सैन्य तकनीकों के प्रभाव और प्रतिकूल परिस्थितियों में भारतीय संस्कृति के लचीलेपन पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा यह सांस्कृतिक अस्मिता, अनुकूलन और समकालिक परंपराओं के उद्भव की प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो आज भी भारत को प्रभावित करती हैं। निम्नलिखित खंडों में हम प्राचीन भारत को प्रभावित करने वाले प्रमुख विदेशी आक्रमणों के माध्यम से एक कालानुक्रमिक यात्रा शुरू करेंगे, जो शुरुआती फारसी घुसपैठ से लेकर विनाशकारी हूण आक्रमणों तक है। आक्रमणकारियों की प्रेरणाओं, उनकी सैन्य रणनीतियों और उनकी विजयों के परिणामों का विश्लेषण करके हमारा उद्देश्य भारतीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण पहलू का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करना है। महान साइरस के शासनकाल में अचमेनिद साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण विदेशी रुचि की शुरुआत को चिह्नित किया। महत्वाकांक्षा और नए क्षेत्रों की प्यास से प्रेरित होकर साइरस ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु घाटी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करते हुए अपने साम्राज्य का पूर्व की ओर विस्तार किया। इस विलय ने भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों को फारसी शासन के अधीन कर दिया, जिससे वे फारसी प्रशासनिक प्रथाओं और सांस्कृतिक प्रभावों के संपर्क में आ गए। भारत में फारसी उपस्थिति हालांकि अपेक्षाकृत संक्षिप्त थी, लेकिन उसके स्थायी परिणाम हुए। इसने भविष्य के आक्रमणों के लिए एक मिसाल कायम की और भारतीय हृदय स्थल के प्रवेश द्वार के रूप में उत्तर पश्चिमी दर्रों के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला। फारसियों ने नई प्रशासनिक प्रणालियां शुरू की, जिनमें क्षत्रप प्रणाली भी शामिल है, जिसने विजित क्षेत्रों को नियुक्त राज्यपालों द्वारा शासित प्रांतों में विभाजित किया। इस प्रशासनिक संरचना ने बाद के भारतीय साम्राज्यों जैसे मौर्यों को प्रभावित किया। इसके अलावा फारसी विजय ने भारत और पश्चिम के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। फारसियों द्वारा निर्मित सड़कों का एक विशाल नेटवर्क, रॉयल रोड, भारत को उनके साम्राज्य से जोड़ता था, जिससे वस्तुओं, विचारों और प्रौद्योगिकियों के व्यापार को बढ़ावा मिलता था। इस संपर्क ने भारतीयों को फारसी कला, वास्तुकला और धार्मिक मान्यताओं से अवगत कराया, जिससे भारतीय संस्कृति पर एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट छाप छूटी। हालांकि भारत पर फारसी नियंत्रण अल्पकालिक था। डेरियस प्रथम की मृत्यु के बाद अचमेनिद साम्राज्य के भीतर आंतरिक संघर्षों ने उनके पूर्वी क्षेत्रों पर उनके नियंत्रण को कमजोर कर दिया। इस अस्थिरता ने स्थानीय भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता फिर से स्थापित करने की अनुमति दी और अगले प्रमुख विदेशी आक्रमण का मार्ग प्रशस्त किया, सिकंदर महान का आगमन। 3 ईसा पूर्व में सिकंदर महान मैसेडोनियन राजा, जिसने फारस और दुनिया के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त की थी, ने भारत पर अपनी नजरें गड़ा दी। एक दुर्जेय सेना का नेतृत्व करते हुए उसने हिंदू कुश पहाड़ों को पार किया और सिंधु घाटी में उतरा। अपने साम्राज्य का विस्तार दुनिया के सबसे पूर्वी छोर तक करने की मांग की। सिकंदर के आक्रमण ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उसकी सैन्य कौशल, रणनीतिक प्रतिभा और अनुशासित सेना उसके सामने आने वाले भारतीय शासकों के लिए एक कठिन चुनौती साबित हुई। उसे हाइडेस्पेस नदी के युद्ध में राजा पोरस के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। एक ऐसा संघर्ष जिसने भारतीय सैनिकों की वीरता,
और युद्ध हाथियों की शक्ति का प्रदर्शन किया। यद्यपि विजयी सिकंदर की प्रगति अंततः उसके सैनिकों की थकावट और अज्ञात क्षेत्र में आगे बढ़ने की उनकी अनिच्छा से रुक गई। वह भारत से वापस जाने के लिए सहमत हो गया, एक ऐसी विरासत छोड़कर जो सदियों तक गूंजती रहेगी। अपनी संक्षिप्तता के बावजूद सिकंदर के अभियान का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसकी विजयों ने उत्तर पश्चिम में ग्रीक बस्तियों और राज्यों की स्थापना की शुरुआत की, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और समन्वयवाद का युग शुरू हुआ। सिकंदर के जाने के बाद उभरे इंडो ग्रीक राज्यों ने ग्रीक कला, दर्शन और वैज्ञानिक ज्ञान को भारत तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिकंदर के जाने के बाद भारत में यूनानी उपस्थिति गायब नहीं हुई, विकसित हुई। इंडो ग्रीक राज्य पनपे, ग्रीक और भारतीय तत्वों का मिश्रण हुआ। यह मिश्रण केवल राजनीतिक नहीं था, इसने कला, धर्म और यहां तक कि सिक्कों में भी प्रवेश किया। एक उल्लेखनीय उदाहरण गांधार कला शैली है। यह शैली, जो अब उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फली फूली, ने बौद्ध विषयों को चित्रित किया, लेकिन एक विशिष्ट हेलेनिस्टिक स्वभाव के साथ। मूर्तियों ने बुद्ध को ग्रीक कला से प्रभावित मुद्राओं में दिखाया, जो परंपराओं के मिलन का एक दृश्य प्रमाण है। यह मिश्रण एकतरफा नहीं था। ग्रीक शासक जैसे मेनांडर प्रथम बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। उनका शासनकाल ग्रीक और भारतीय दोनों ग्रंथों में वर्णित है। एक ऐसे शासक को दर्शाता है जो स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाता है और अपनी प्रजा का सम्मान अर्जित करता है। पहली शताब्दी सी तक इंडो ग्रीक का प्रभाव कम हो गया, लेकिन उनकी विरासत बनी रही। उनके द्वारा अपनाया गया संलयन, जहां पूर्व पश्चिम से संघर्ष में नहीं बल्कि सृजन में मिला, भारतीय इतिहास में एक आवर्ती विषय बन गया। भाग 5। शक कुषाण आधिपत्य, मध्य एशियाई प्रभुत्व। जैसे जैसे इंडो ग्रीक राज्य कमजोर होते गए, मध्य एशिया से नई शक्तियां उभरी, शक और कुषाण। दक्षिण की ओर प्रवास करते हुए उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत के विशाल इलाकों पर अपना शासन स्थापित किया, जिससे राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का एक नया युग शुरू हुआ। शक शुरू में अन्य खानाबदोश समूहों के दबाव से प्रेरित होकर पश्चिमी भारत में राज्यों को उकेरा। उनका शासन हालांकि संघर्ष से चिह्नित था, व्यापार और शहरी केंद्रों का भी विकास देखा। उज्जैन शहर शक राजा रुद्रदामन प्रथम के अधीन शिक्षा और संस्कृति का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। कुषाणों ने शकों के बाद उत्तर भारत और मध्य एशिया के अधिकांश हिस्सों को शामिल करते हुए एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। रेशम मार्ग जैसे प्रमुख व्यापार मार्गों पर उनके नियंत्रण से उनका शासन आर्थिक समृद्धि का काल था। इस युग में भारत, चीन और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार का विकास हुआ। कुषाण सम्राट कनिष्क विशेष उल्लेख के पात्र हैं। बौद्ध धर्म के संरक्षक, उन्होंने चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया, जो बौद्ध इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उनके शासनकाल में महायान बौद्ध धर्म विश्वास की एक नई शाखा पूरे मध्य एशिया और उसके बाहर फैल गया। भाग 6। गुप्तों का उदय, एक सुनहरा अंतराल। विदेशी शक्तियों की आमद के बीच गंगा के मैदानों में एक नया स्वदेशी राजवंश उत्पन्न हुआ, गुप्त। चौथी शताब्दी सी में प्रमुखता से बढ़ते हुए उन्होंने उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से को एकीकृत किया, जिससे एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत आक्रमणकारी नहीं बल्कि पुनर्स्थापक थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय परंपराओं और संस्थानों को पुनर्जीवित किया, हिंदू धर्म और संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया। इस युग में कला, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ, जिसमें कालिदास और आर्यभट्ट जैसे दिग्गज गुप्त दरबार की शोभा बढ़ाते थे। हालांकि गुप्त युग को केवल शांति और समृद्धि के समय के रूप में चित्रित करना एक सरलीकरण होगा। जबकि उन्होंने विदेशी आक्रमणों के ज्वार को रोक दिया, उन्हें अपनी सीमाओं पर लगातार दबाव का सामना करना पड़ा। मध्य एशिया का एक भयंकर खानाबदोश समूह गुप्त साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता था। भाग 7। हूण आक्रमण, एक अशांत युग। जैसे ही गुप्तों ने अपना शासन स्थापित किया, आक्रमणों की एक नई लहर मध्य एशिया में फैल गई। हूण जलवायु परिवर्तन और अन्य खानाबदोश समूहों के दबाव सहित कई कारकों के संयोजन से प्रेरित होकर उन्होंने गुप्त साम्राज्य में विनाशकारी छापे शुरू किए, जो उथल पुथल की अवधि को चिह्नित करते हैं। हूण पिछले आक्रमणकारियों के विपरीत विजय में कम और लूट में अधिक रुचि रखते थे। उनके छापे, क्रूरता और विनाश की विशेषता गुप्त साम्राज्य पर कहर बरपाते थे। इसकी अर्थव्यवस्था और प्रशासन को कमजोर करते थे।
हालांकि गुप्तों ने शुरू में हूण खतरे को खदेड़ दिया, लेकिन इन आक्रमणों ने धीरे धीरे उनकी शक्ति को कम कर दिया और उनके अंतिम पतन का मार्ग प्रशस्त किया। हूण आक्रमणों का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने व्यापार मार्गों को बाधित किया, जिससे आर्थिक गिरावट आई और शहरी केंद्रों का पतन हुआ। निरंतर युद्ध और अस्थिरता ने गुप्त प्रशासन को भी कमजोर कर दिया, जिससे विखंडन हुआ और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। अपने विनाशकारी प्रभाव के बावजूद हूण अंततः भारतीय समाज में आत्मसात हो गए। कुछ हूण नेता हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए और उत्तर भारत में राज्य स्थापित किए। यह आत्मसात विदेशी आक्रमणों की जटिल और अक्सर विरोधाभासी प्रकृति पर प्रकाश डालता है, जो एक साथ विनाश और सांस्कृतिक आदान प्रदान ला सकता है। भाग 8, युद्ध के मैदान से परे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमणों का प्रभाव युद्ध के मैदान से आगे निकल गया, जिससे इसके सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने पर एक स्थायी विरासत छूट गई। ये बातचीत हालांकि अक्सर संघर्ष के माध्यम से शुरू की जाती है, प्रभावों के एक जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है, जिसने भारतीय सभ्यता को गहराई से आकार दिया। सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदानों में से एक नई कलात्मक परंपराओं का परिचय था। उदाहरण के लिए यूनानी अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैलियों को अपने साथ लाए, जिसने गांधार कला शैली के विकास को प्रभावित किया, जिसने हेलेनिस्टिक और बौद्ध तत्वों को मिश्रित किया। यह संलयन बुद्ध के चित्रण में स्पष्ट है, जिन्होंने हेलेनिस्टिक विशेषताएं और पोशाक हासिल की। विदेशी धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध धर्म के प्रवाह का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। कुषाण सम्राट, विशेष रूप से कनिष्क, बौद्ध धर्म के प्रबल संरक्षक थे। रेशम मार्ग के साथ मध्य एशिया और चीन में इसके प्रसार को सुगम बनाते थे। इस काल में महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जो विश्वास की एक नई शाखा है, जो बुद्ध की करुणा और सभी प्राणियों के लिए उनकी पहुंच पर जोर देती है। इसके अलावा विदेशी आक्रमणों ने नई तकनीकों और विचारों की शुरुआत की। शक और कुषाण अपने साथ उन्नत सैन्य तकनीकें लाए, जिसमें भारी घुड़सवार सेना और घेराबंदी युद्ध का उपयोग भी शामिल था, जिसने भारतीय सैन्य प्रथाओं को प्रभावित किया। फारसियों ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की अवधारणा पेश की, जिसने मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना को प्रभावित किया। ये सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन हमेशा सामंजस्यपूर्ण नहीं थे। विदेशी आक्रमणों के परिणाम स्वरूप अक्सर मंदिरों और मठों का विनाश, धार्मिक समुदायों का उत्पीड़न और विदेशी रीति रिवाजों को लागू किया जाता था। हालांकि उन्होंने समन्वयवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि विभिन्न परंपराओं ने एक दूसरे के साथ बातचीत की और अनुकूलित किया। भाग 9, निष्कर्ष, आक्रमणों का स्थायी प्रभाव। प्राचीन भारत का इतिहास विदेशी आक्रमणों की कहानियों से भरा पड़ा है, जिनमें से प्रत्येक ने उपमहाद्वीप के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। फारसियों से लेकर हूणों तक इन आक्रमणों ने, हालांकि अक्सर विघटनकारी और विनाशकारी, भारतीय सभ्यता के प्रक्षेप वक्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आक्रमणों ने उपमहाद्वीप के प्रवेश द्वार के रूप में उत्तर पश्चिमी भारत के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला, जिससे शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों का विकास हुआ, जिन्होंने इन महत्वपूर्ण दर्रों को नियंत्रित किया। उन्होंने भारत को नए विचारों, प्रौद्योगिकियों और सांस्कृतिक प्रथाओं से भी अवगत कराया, जिससे इसकी कलात्मक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और प्रशासनिक प्रणालियों को समृद्ध किया गया। जबकि कुछ आक्रमणों, जैसे हूणों के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप व्यापक विनाश और उथल पुथल हुई, अन्य जैसे इंडो ग्रीक संपर्क, सांस्कृतिक आदान प्रदान के उत्कर्ष और समकालिक परंपराओं के उद्भव का कारण बने। इन मुठभेड़ों की विरासत आज भी भारत के विविध सांस्कृतिक ताने बाने, इसके स्थापत्य चमत्कारों और इसकी धार्मिक प्रथाओं में दिखाई देती है। निष्कर्षतः विदेशी आक्रमण केवल विजय और अधीनता के प्रकरण नहीं थे, वे जटिल ऐतिहासिक प्रक्रियाएं थीं, जिन्होंने प्राचीन भारत की नियति को आकार दिया। इन आक्रमणों को समझकर हम भारतीय सभ्यता के लचीलेपन, विदेशी प्रभावों को अपनाने और आत्मसात करने की उसकी क्षमता और प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी स्थायी विरासत के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इन मुठभेड़ों से सीखे गए सबक आज भी गूंजते हैं, हमें सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्व, ऐतिहासिक अंतःक्रियाओं की जटिलताओं और मानव लचीलेपन की स्थायी भावना की याद